और रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। यूपी में चौथे चरण के लिए मतदान है कल और 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। 624 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई में मतदान। चौथे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये कड़ा मुकाबला चौथे चरण का मतदान भी है। और ऐसे में एक बार फिर से 9 जिलों की 59 सीटों पर आप जो है वो वोटिंग होगी और जनता एक बार फिर से जितने प्रत्याशी हैं 624 लगभग इस फेज के अंदर प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई में मतदान है और चौथे चरण में कई दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और इन चुनावी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता को तय करना है और इसीलिए कल वोटिंग भी होगी चौथे चरण के लिए और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था तय कर दी गई है। सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्थाएं भी तय की गई हैं और साथ ही साथ जितने पोलिंग स्टेशन हैं आप वहां पर भी जो पुलिस की मौजूदगी है वो वहां पर बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अमला पहले से ही जिम्मेदारियां तय कर चुका है और बाकायदा इसके लिए पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग इलाकों में गठित कर दी गई हैं और चौथे फेज का, चौथे चरण का ये मतदान होना है। और कल जब मतदान शुरू होगा सुबह 7 बजे से जब इसकी शुरुआत होगी तो जाहिर तौर पर देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि बहुत हद तक अब इस फेज के बाद से लोगों का रुझान आखिर क्या आता है, लोग कितना बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, सबसे पहले यही समझना चाह रहे हैं, कल चौथे चरण का मतदान होना है लेकिन उससे पहले ये बेहद कड़ा मुकाबला है, बेहद खास ये मुकाबला है और अभी तक इसको लेकर के तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? क्योंकि चाहे पोलिंग पार्टियां हो चाहे पुलिस या व्यवस्था हो, सभी जगहों पर सुनिश्चित कर दी गई हैं, तय कर दी गई हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान है वो शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 9 जिले जहां पर 59 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान होगा और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान है वो किया जाएगा। उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी करेंगे। खास बात यह है कि लखनऊ में भी कल मतदान होना है और सभी 9 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और उसको लेकर जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई। सभी दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर। अब ये देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके पक्ष में आएंगे। हालांकि सभी ने ताकत झोंक रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने है, अभी वर्तमान में सरकार भी है और एक बार फिर से भाजपा अपनी सत्ता पाना चाहती है। और उसके बाद अगर बात करें तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है और उसके अलावा आम आदमी पार्टी है। सभी पार्टियां हैं वो यूपी सत्ता पाना चाहती है लेकिन ये देखना होगा कि सत्ता किसे मिलती है। जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ होगा। हालांकि इंतजार है चौथे चरण के मतदान का जो कल सुबह 7 बजे शुरू होगा। बिल्कुल, और ये बेहद कड़ा मुकाबला है, बेहद खास मुकाबला है। लेकिन इस चौथे चरण के फेज में जो हम हॉट सीट है जरा उनका भी जिक्र कर रहे हैं रवि, और ये बेहद जनता के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है कि इस बार के फेज के अंदर कौन कौन से वो चेहरे होंगे और कौन सी वो सीटें होंगी जिस पर सभी की निगाहें आकर के टिकी होंगी। हाँ, देखिए, लखनऊ की कई सीटें हैं। अगर बात करें तो लखनऊ की कैंट सीट है जहां जो कि परंपरागत तौर पर भाजपा की सीट रही है। इस बार ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं वो हैं इस बार उस सीट से। उसके अलावा अगर बात करें तो कई और सीटें हैं, मोहनलालगंज है, मलियाबाद की सीट है, उस पर भी कहीं ना कहीं भाजपा की नजर है कि हालांकि इस बार भी जो टक्कर है वो कांटे की देखने को मिल रही है। पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, सभी जगहों पर तैयारियां है वो पूरी कर ली गई। हालांकि कल सुबह से जब मतदान वो शुरू होगा, कल शाम को ही जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो गया था। हाँ। साफ तौर पे कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और कहीं ना कहीं जो वोटिंग के बाद जब मतगणना होगी तब साफ होगा कि बिल्कुल पूरी तरीके से पिक्चर तभी साफ हो पाएगी कि आखिर इस रेस के अंदर कौन कितना किससे आगे निकला है। मैं वापस लौटता हूं रवि आपके पास, मैं जरा वापस लौटता हूं लेकिन लखनऊ से हमारे संवाददाता जय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेता हूं। जय, सबसे पहले क्योंकि इस चुनावी मुकाबले के अंदर हर राजनीतिक दल ने पूरी पुरजोर तरीके से ताकत झोंक दी है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अंदर आप रोड शो करते हुए नजर आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे तमाम दूसरे राजनीतिक दल हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपनी रणनीति तय है। लेकिन अब चौथे चरण के इस फेज के बाद से मुकाबला कितना ज्यादा मुश्किल किस राजनीतिक दल के लिए नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से चौथे चरण का कल मतदान है 9 जिलों में होना है जिसमें लगभग 59 विधानसभाएं हैं जिसमें कल मतदान होना है। तो सभी पार्टियों ने, चाहे वो जिस भी दल की राजनीतिक पार्टियां हो, सबने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है इसमें। हालांकि कल देर शाम से ये जो प्रचार था वो रुक गया है। आज सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। वहीं हर जगह अगर हम खास तौर पर अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 9 विधानसभाएं हैं
जिसमें सारे प्रत्याशी, यहां तक इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, तो वहीं बीजेपी और सपा, भाजपा और कांग्रेस सभी प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी मैदान में उतरे हुए हैं। सभी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं इस वक्त की बात करें तो हम मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में है और यहां भी आपको बता दें कि अभी तक इतिहास रहा है कि यहां से बीजेपी ने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी जान लगा दी है पूरे चुनाव में। वहीं माना जाता है कि मोहनलालगंज अगर विधानसभा की बात करें तो यह हमेशा से ही सपा और बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि 10 मार्च को किस तरह का फैसला आता है, कौन यहां से फतेह हासिल करता है। जी बिल्कुल, ये बेहद खास और बेहद कड़ा ये मुकाबला है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसको मात देता है और कौन इस पर जीत हासिल करता है, और ये चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जय शुक्ला, खास करके हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं लखनऊ के आसपास, और लखनऊ में ये माना जाता है कि शहरी इलाका है और शहरी इलाकों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी ताकत तो झोंकी है, लेकिन इस चुनावी शोर के बीच में, क्योंकि कल शाम तक जो चुनावी शोर है वो थम चुका था, सबसे बड़ा मुद्दा क्या नजर आया था? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने जब जनता के बीच में जाकर के अपनी बातें रखी थी, मुद्दों को उठाया था, तो किस ज्यादा बड़े वादे को लेकर के शोर नजर आया है? अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो हर एक राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना घोषणा पत्र रहा है, जिसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बिजली मुफ्त की बात कही है, किसी ने यूरिया खाद देने की बात कही है, किसी ने मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही है, तो सबका एक अपना अपना अलग अलग मुद्दा रहा। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जनता इस बार कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को देख रही है, रोजगार के मुद्दे को देख रही है, और जो व्यवस्थाएं हैं, क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जरूर देख रही है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता कल जो भी होगा उसके भाग्य का फैसला कल जनता करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और उन्नाव से हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जरा मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं। उन्नाव के अंदर मौजूदा वक्त में परिस्थितियां क्या नजर आ रही हैं? अलग अलग राजनीतिक दल जो पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन उन्नाव के समीकरण क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल चुनाव प्रचार जो था वो थम चुका था शाम को 6 बजे, और अब जो है पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो चुकी हैं। कल मतदान होना है 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे सभी पार्टियों के जो नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उन्होंने आके यहाँ पे कन्वेंसिंग की, यहाँ पे जनसभा की, रैली की। तो और जिस तरीके से प्रियंका ने अभी परसों शाम को ही रोड शो किया था, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने की कोशिश की थी, जो यहाँ की जनता है उसके दिल को छूने की कोशिश की थी रोड शो करके, पीड़िता के घर जाकर। और पीएम मोदी ने जनसभा की थी, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसमें उन्होंने अन्ना जानवर की बात कही थी कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम अन्ना जानवरों पे लगाम लगाने का जो कानून है वो लाएंगे। तो साफ तौर पर जो यहाँ के समीकरण है वो ये कहते हैं कि इस बार जैसे कि 2012 के चुनाव में 6 विधानसभा सीटें सपा के खाते में थी, 2017 में 5 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में थी। तो अब जो जबरदस्त टक्कर देखने के लिए मिल रही है भाजपा और सपा में। हालांकि बसपा और कांग्रेस भी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है वो भाजपा और बनाम सपा में है। और कई जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनकी साख जो है वो दांव पे लगी है, क्योंकि उनको जो टिकट है वो इनका आखिरी टिकट हो सकता है। अगर वो नहीं जीतते हैं तो उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इस बार, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी साख दांव पे लगी है। बिल्कुल, पॉलिटिकल करियर भी इस पर दांव पर लगा हुआ है और इसलिए अपनी साख बचा लेना ये बड़ा जरूरी है उन बड़े दिग्गजों के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और जरा अजय मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। मैं जरा सबसे पहले यहाँ पर अजय ये समझना चाह रहा हूँ कि लखीमपुर के अंदर बड़ा शोर हुआ, लेकिन जिस तरीके से आशीष मिश्रा की फिलहाल रिहाई होती है और उनको जो है जमानत मिलती है, तो ऐसे में इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? कितना कौन सी पार्टी इसको ज्यादा भुना पा रही है, या कितना किस पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर पे आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर बात करें तो यह तिकुनिया क्षेत्र में सरदार बहुमूल्य क्षेत्र है, और पलिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी सिख समुदाय के लोग वहां पर ज्यादातर रहते हैं। इसको सपा जो समाजवादी पार्टी है वो इसका सीधा विरोध कर रही थी और इनकी रिहाई का भी उन्होंने विरोध किया था, और इसको इनकी जो रिहाई हुई है इसको सपा ज्यादातर भुनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और समाजवादी पार्टी का यह हमला है, लेकिन सरकार की तरफ से हालांकि इस पूरे आंदोलन को
शांत करने के लिए फिलहाल किसानों की बातों को समझते हुए जो कृषि कानून है उनको वापस ले लिया था और ये जो किसानों का आंदोलन था वो स्थगित हुआ था। डैमेज कंट्रोल करने की बहुत हद तक कोशिश की गई थी, लेकिन कितना असर हुआ है क्या ये चीजें आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, जरा सबसे पहले हरदोई का समीकरण क्या कह रहा है और इस बार का ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है, कितना कड़ा ये मुकाबला है? क्या आपको बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की बात बताएं तो हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 विधानसभा सीटें जो हैं सुरक्षित नहीं है। 3 सुरक्षित सीटें हैं जहां पासी बाहुल्य क्षेत्र है और जहां उसी टाइप से कैंडिडेट भी हैं। धनाढ़ परिवारों के प्रत्याशी खड़े हैं। हॉट सीट नरेश अग्रवाल की हरदोई सदर है, उनका चुनाव देखना होगा, क्योंकि नितिन अग्रवाल जब 17 में चुनाव जीते थे तब मुस्लिम वोट और यादव वोट, पासी वोट सब इनके साथ था, लेकिन भाजपा के साथ जब ये खड़े हैं तो इनको कितना वोट मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। बाकी हम आपको बता दें कि हरदोई में अगर जैसे आपने एक साथी से सवाल किया था कि किसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो हरदोई में 8 सीटों पर प्रतिष्ठा भाजपा की ही दांव पे इसलिए लगी है क्योंकि भाजपा ही काबिज थी यहाँ। उनका अगर हार होती है तो उन पर ज्यादा दिक्कत होगी। और बाकी 2 सीटों पे हरदोई में, एक मल्लावा और दूसरे संडीला, यहाँ बसपा अच्छा लड़ रही है। बाकी 1 सीट पे कांग्रेस भी अच्छा लड़ रही है। बाकी तो भाजपा और सपा की आमने सामने की टक्कर है। आपको बता दें, मुद्दों की जहां तक बात करें, बिजली के मामले में जो मोदी जी ने पहले ऐलान किया था कि हम ये सिंचाई और बिजली नहीं लेंगे, गांव की बिल नहीं पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं लोगों ने जमा किया, लेकिन उसके बाद अखिलेश का आ गया तो वो बिजली का बिल ही अब जमा होना बंद हो गया। कोई बिजली का बिल ही नहीं जमा कर रहा, तो जो मीटर रीडर है उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही। खैर, वो बाकी दूसरा जो चौथे चरण का हम शुरू से कहते आए हैं कि जो अन्ना पशु है उसके बारे में वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रात में अभी भी, कल पोलिंग है लेकिन रात में 8 बजे अभी जो लाठी लेके गांव का आदमी अपनी खेत को बचाने जाएगा, वो किस तरह से और किस मानसिकता से वोट करेगा कल सुबह, ये तो देखने वाली बात होगी और ये वोटर के ऊपर है। बाकी हम बता दें कि जो भी हम लोग बात करते हैं ये सब 30% की बात होती है। 70% लाभार्थी है वो सरकार को, वो बीजेपी को वोट करता है या विपक्ष में जाता है, किस तरीके से किसको वोट करता है ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। मेन असली मुद्दा लाभार्थी है। अगर लाभार्थी ने वोट और सरकार भाजपा को वोट किया तो सरकार भाजपा की बनना तय है, वरना समाजवादी पार्टी तो आगे रेस में है। ठीक है, चलिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कौन किससे आगे निकल रहा है। मैं वापस से जरा रवि कुमार आपके पास आ रहा हूँ। लखनऊ के अंदर जो ये मुकाबला है और इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में कहा जाता है कि बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन इस बार का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का, ये मुकाबला बेहद कड़ा दे रहा है। जाहिर है, अगर बात करें तो 2012 की समाजवादी पार्टी मजबूत थी, उसके पहले बीएसपी, और अगर अभी पूर्व के जो चुनाव की बात करें 2017 की, तो वहां पर भाजपा मजबूत थी। लेकिन इस बार का जो 2022 का चुनाव है वो अलग है, क्योंकि इस बार जो हालात है वो कुछ अनसुलझे से लग रहे हैं। जैसे अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बीएसपी का भी वोट बैंक बड़ा है, यानी बीएसपी भी कुछ जादू कर सकती है, ऐसा भी देखने को सुनने को आ रहा है सामने। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय नजर आई, लगातार महिलाओं के बीच जाती रही, महिलाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं फोकस किया। जो घोषणा पत्र है उसमें भी महिलाओं के लिए काफी कुछ था, यानी कि महिलाओं पर भी फोकस था, किसानों पर भी फोकस है, युवाओं पर भी फोकस है। वहीं आम आदमी पार्टी की भी एंट्री है, यानी कि समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में भी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन बसपा को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं और ना ही हम आम आदमी पार्टी की बात को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। समीकरण बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से साफ करेंगे, क्योंकि इस बार कई सारे दिग्गज हैं, उनकी साख दांव पर है, कई लोगों की सीटें बदली गई हैं। और अगर बात करें तो जिस तरीके का जो समीकरण पहले मिलता था, इस बार समीकरण थोड़े से अलग, क्योंकि इस बार मुद्दों की लड़ाई हो रही है। बिजली की बात है, महंगाई की बात है, रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। कोरोना काल अभी 2 साल में गुजरा है, कोरोना को भी लोगों ने देखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। किसानों का आंदोलन भी रहा है, युवाओं को लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। हालांकि सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है, और आगे आने में अगर भाजपा को एक बार फिर से मौका मिलता है तो कितना रोजगार देंगे। चलिए ठीक है, ये बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों को आधार बना करके जनता जब वोट करेगी तो देखना ये दिलचस्प होगा कि किसको सत्ता पर काबिज करती है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े और असल सच्चाई हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की।